ओके क्लास, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत को। ठीक है, इसमें हम उस सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं, उसके शैक्षिक निहितार्थ प्लस में उसके लिमिटेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैंने पहले से लिख के रख लिया है ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसको कवर कर लेंगे। तो स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया है। ठीक, क्रिया प्रसूत का मतलब होता है व्यक्ति किसी कार्य को करते समय ही अधिगम करता है। मतलब आप जैसे जैसे उस कार्य को करते जाओगे आप वैसे सीखते जाओगे। ठीक है, ऐसा किसका बोला था? स्किनर का। गॉट इट। ठीक है, उसके बाद देखो ये प्रयोग तो खैर मेरे हिसाब से आने नहीं वाला है। या तो आपको आएगा सिद्धांत की विशेषताएं बताइए, उसके शैक्षिक निहितार्थ बताइए। ठीक है, या तो आएगा विशेषताओं के साथ उसकी सीमाएं बताइए। प्रयोग तो वैसे नहीं आया है और मुझे लगता भी नहीं आएगा। फिर भी भरोसा नहीं है किसी चीज़ का, तो हमको प्रयोग तो खैर पता है, आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि इन्होंने एक चूहा लिया था। बस एक इतना लिख के रख लेना तो अपने एक कहानी बना लेना। ठीक है, एक चूहा लिया था, उस मतलब प्रयोग क्या किया था उन्होंने, एक पिंजरा बनाया था, उसमें लीवर था, खाना पाने की बटनें थी और नीचे बिजली की छड़ें थी। तो चूहा बार बार लीवर को दबाता तो कभी पानी आता, कभी खाना आता, कभी बिजली की छड़ें, तो उसको करंट लग जाता। ठीक है, तो इस आधार पर उन्होंने बताया कि चूहा धीरे धीरे सीख गया कि पानी कहाँ से आएगा और खाना कैसे आएगा। ठीक, सेम उन्होंने कबूतर पे किया। कबूतर के लिए भी बटन थी, पानी और खाने के लिए। ठीक है, और एक लाइट की बटन थी। तो मतलब लाइट चालू रहता है तो कबूतर चोंच हिलाता है और लाइट बंद रहता है तो वो चुपचाप खड़ा रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ में पानी खाने की बात हुई है। तो भूख क्या है, दो वर्ड याद रखना। जो भूख है वो प्रणोदित है, मतलब हमको इच्छा, प्रणोदित मतलब होता है इच्छा, हमारी इच्छा की ओर इसको करने की, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी है। ठीक है, और वो जो खाना है वो पुनर्बलन है, मतलब हम उसको लालच दे रहे हैं। तो पुनर्बलन हमेशा इन्होंने बोला है कि लालच दे के हम उसको और इसकी इच्छा को और बढ़ा सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया। प्रयोग खैर आएगा नहीं, बस समझा दिया है। ठीक, तो स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत आता है। तो क्रिया प्रसूत को ऐसे डबल मतलब बॉक्स में करके आप लिखना, व्यक्ति किसी कार्य को करते समय अधिगम करता है, उसे क्रिया प्रसूत कहा जाता है। इसकी विशेषताएं क्या आ जाएंगी? किसी क्रिया को करते समय अधिगम प्राप्त किया जा सकता है, वही जो क्रिया प्रसूत उनके सिद्धांत में बोला है। इन्होंने पुनर्बलन को महत्वपूर्ण माना, जो प्रेरित करता है कार्य को सक्रिय करने, मतलब कार्य में सक्रिय होने के लिए कि आपको ये कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो पुनर्बलन देना, उसको लालच देते हैं। ठीक है, पुनर्बलन के दो प्रकार बताए हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर उसको सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा, मतलब खाना पानी मिलेगा, तो उस कार्य को वो बार बार करता है, और नकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो वो उस कार्य को नहीं दोहराता है। ठीक है, इसमें अभ्यास की उपयोगिता को समझाया है, मतलब जितनी बार आप अभ्यास करोगे उतने आप सक्षम होते जाओगे। ठीक, फिर एक उद्देश्य प्राप्ति में अभ्यास समय क्रमशः कम लगता है, मतलब अगर हम किसी उद्देश्य को प्राप्ति में बार बार अभ्यास कर रहे हैं तो हो सकता है कि पहले अभ्यास में हमको 1 घंटा लगा, फिर हो सकता है हमें 40 मिनट लगे, फिर 30 मिनट लगे, फिर हम उसको 10 मिनट में कर सकते हैं। तो एक उद्देश्य प्राप्ति में अभ्यास समय क्रमशः कम होने लगता है। ठीक है, इसमें परिणाम को वरीयता दी। परिणाम को वरीयता दी मतलब अगर हमको पता है, अगर चूहे को पता है कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ तो मतलब मिलने वाला है, पानी या खाना मिलेगा, तो उसको पता है परिणाम। तो परिणाम पता होने पे क्या होगा, संपूर्ण कार्य मतलब वो सक्रिय रहेगा, मतलब परिणाम को वरीयता दी जिसके लिए संपूर्ण कार्य किया जा रहा है। ठीक है, विशेषताएं आ जाएंगी। अब इसका उपयोगिता शैक्षिक निहितार्थ क्या लिख सकते हैं हम, कि हम क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अनुसार हम बोल सकते हैं कि पाठ्यचर्या को हमें भागों में बांट देना चाहिए। जैसे अब छोटे छोटे भागों में बांट दिया है इसको, ठीक है, एकदम से उसको सब कुछ नहीं दे रहे, तो हमें भी पाठ्यचर्या को भागों में क्रमानुसार बनाना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसी बच्चे की नीड होती है उसके अनुसार हमें बनाना चाहिए। दूसरा ये कि शिक्षक को पुनर्बलन का यूज़ करना चाहिए, सकारात्मक पुनर्बलन और एक नकारात्मक पुनर्बलन आवश्यकता के अनुसार। इनका ये सब बोलना है कि बच्चे का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, और जब तक लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा वह सक्रिय नहीं रह पाएगा। इसका लक्ष्य स्पष्ट था यहाँ पे, इनका बोलना था कि भाई मुझे लीवर दबाने पे खाना या पानी मिल रहा है, तो इसका लक्ष्य स्पष्ट था, तो इसलिए बार बार अभ्यास कर रहा था। ठीक, अगर कुछ नहीं होता तो कुछ भी नहीं करता, तो इसलिए बच्चे का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। परिणाम ज्ञात होने से अभिप्रेरणा मिलती है। हमें पता है कि अगर हम बीएड कंप्लीट कर लेंगे तो हमें नौकरी मिल जाएगी, तो हमको परिणाम ज्ञात है, तो हम उसके लिए अभिप्रेरित है कि हाँ हमें पास होना ज़रूरी है, तो ये अभिप्रेरणा हो जाएगी। ठीक है, मंदबुद्धि बालक हेतु उपयोगी है ये, बार बार अभ्यास करना जो है मंदबुद्धि बालक के लिए उपयोगी है। अभ्यास अधिगम को स्थायी बनाता है, आप जितनी बार अभ्यास करोगे उतना अच्छा आपका स्थायी ज्ञान हो जाएगा।
ये शैक्षिक निहितार्थ। अनुभव अवबोध कराता है, आप जितना अनुभव करते हो उतनी आपकी समझ विकसित होती है। ठीक है, इस सिद्धांत का उपयोग हम निदानात्मक शिक्षण में कर सकते हैं। निदानात्मक शिक्षण में आप या तो सकारात्मक पुनर्बलन दो या नकारात्मक पुनर्बलन दो। तो निदानात्मक मतलब किसी का निदान, किसी बच्चे को सुधार कैसे करा जाए, तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर हम शिक्षण हमें प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, जैसे चूहा, उनने भूखे चूहे को रखा तो उसका भिन्नता क्या है, उसको भूख लगी है। अगर पेट भरा के रखते तो वो तो बैठा रहता वहाँ पे। ठीक है, तो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षण हमें देना चाहिए। तो ये हो जाएंगे हमारे शैक्षिक निहितार्थ। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हो जाएंगी? लिमिटेशंस हो जाएगी पहली तो ये मंद बुद्धि हेतु उपयोगी है, क्योंकि इतनी बार अभ्यास करने की आवश्यकता क्या है? अगर बच्चे को एक बार में समझ आ गई चीज़ तो वो बार बार क्यों उसे करेगा? तो ये मंद बुद्धि, जिसको नहीं समझ आता है उसके लिए उपयोगी है। दूसरी लिमिटेशंस, सीमा है ना, कि ये इन्होंने पशु पर प्रयोग किया, और ज़रूरी नहीं है मानव तो एक बार में सीख जाएगा कि हाँ ये लीवर दबाओ तो पानी आएगा, खाना आएगा। ठीक है, तो पशु और मानव के संज्ञान में अंतर होता है, उनकी चेतना अलग अलग होती है। ठीक है, तो इन्होंने पशु पर प्रयोग किया था, ये सीमा है। प्रत्येक संज्ञान हेतु अनुभव संभव नहीं है। अगर आप बोलो कि स्पेस में मतलब ग्रेविटेशन नहीं रहता है तो अपन ऐसे उड़ते हैं, तो अपन उसका अनुभव, ज़रूरी नहीं कि हम क्लास में अनुभव ही करवा पाएँ। ठीक है, तो प्रत्येक संज्ञान के लिए अनुभव संभव नहीं है। और ये पॉइंट्स हर उसमें आएगा, हमेशा विश्वसनीय नहीं है, हर परिस्थिति में विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि कोई भी सिद्धांत हर परिस्थिति में विश्वसनीय नहीं होता है। ठीक है, वो विज्ञान की बात अलग होती है। विज्ञान के सिद्धांत मतलब होते हैं, उनके प्रिंसिपल्स विश्वसनीय होते हैं, ये हर उसमें विश्वसनीय नहीं हो सकते हमेशा। नकारात्मक परिणाम पर विचार, मतलब इसमें ये इन्होंने एक और सीमा इसकी है कि जो व्यक्ति है, अगर परिणाम नकारात्मक है, अगर उसको पता है कि हाँ मतलब मादक पदार्थों का सेवन करने से मुझे ऐसा होगा, तो नकारात्मक परिणाम पर विचार करके हम उस क्रिया को करेंगे ही नहीं। ठीक है, मतलब नकारात्मक परिणाम पर विचार क्रिया पूर्व ही किया जा सकता है, मतलब हम क्रिया ही नहीं करेंगे ना, उस चीज़ को सोच के ही नहीं करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी चीज़ को करके ही सीखें। किसी चीज़ का हमें परिणाम पता है तो भी हम सीख सकते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, नकारात्मक पुनर्बलन भी सहायक होता है अधिगम में। अब इन्होंने सिर्फ क्या किया है कि मतलब सकारात्मक ही दिया है। ठीक है, तो नकारात्मक पुनर्बलन भी अधिगम सिखाने में सहायक होता है। वैसे तो ये नकारात्मक भी दिए ही, बिजली की छड़ें लगाई हैं यहाँ पे, तो यहाँ नहीं लगाई है, तो ये पॉइंट्स को हम चाहे तो ऐड कर सकते हैं। नकारात्मक पुनर्बलन इन द सेंस, अगर आप परीक्षा में मतलब आपने पढ़ाई नहीं करी, मतलब आपके कम नंबर आए, तो ये नकारात्मक पुनर्बलन मिला आपको, तो आप फिर और अच्छा करोगे। तो कुछ नकारात्मक होने से भी हम कुछ अच्छे के लिए प्रेरित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, उसकी विशेषताएं, शैक्षिक निहितार्थ एंड उसकी लिमिटेशंस। क्लियर। एक और हमारा बचा था वाइगोट्स्की का, जो मैं लाइव वीडियो में समझाने वाली थी, इस नोट्स से समझा नहीं पाई थी वो, है ना। तो वाइगोट्स्की का हालांकि मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाया है, बट इसमें उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वाइगोट्स्की ने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, उसकी विशेषताएं लिखें। सबसे पहले विशेषता की बात करें तो वाइगोट्स्की रूसी वैज्ञानिक थे, उनके जो सिद्धांत थे उसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा गया। उन्होंने कहा है कि विकास सतत प्रक्रिया है, जबकि जीन पियाजे ने स्टेजेस की बात करी थी। तो वाइगोट्स्की ने क्या कहा है कि विकास सतत प्रक्रिया है। इन्होंने आनुवांशिकता को महत्व नहीं दिया है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि बच्चा जितना समाज में रहेगा, उनका सिद्धांत ही है ना, तो इन्होंने बोला है बच्चा जितना समाज से जुड़ा रहेगा उतना जल्दी उसका अधिगम होगा। ठीक है, फिर बच्चे समाज से मिलकर सक्रिय सामाजिक, ठीक है, तो बच्चे जितना समाज से मिलेंगे उतने ज़्यादा सक्रिय रहेंगे। और इन्होंने सामाजिक रचनावाद को जन्म दिया। सामाजिक रचनावाद मतलब बच्चे समाज में आते हैं तो ही रचना करते हैं। ठीक है, भाषा को इन्होंने इम्पोर्टेंट दिया और सामूहिक एकलाप, या फिर इसको बोलते हैं प्राइवेट स्पीच, या बोल सकते हैं निजवाक। ये होता है 3 वर्ष के ऊपर बच्चों का, जो अकेले में बात करते हैं। ठीक है, तो निजवाक को उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है, तो ये उसकी विशेषता आ जाएंगी। ठीक, उनके सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत में इन्होंने 3 चीज़ों की बात करी है। एक तो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की, भाषा के महत्व की। भाषा के महत्व में एक होता है सामाजिक वाक, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इसको बोलते हैं निजवाक, और एक होता है साइलेंट इनर स्पीच, इसको बोलते हैं आंतरिक मौन वाक। ठीक है, इसको देखना, मैंने एक जो वीडियो बनाई है उसमें बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, ये सिर्फ रिवीजन है, तो अगर नहीं देखा हो तो वीडियो पहले देख लेना।
ठीक है। तो सोशल स्पीच जो होती है 2 साल के बच्चों के लिए होती है। 2 साल का बच्चा जो होता है जैसा हम बोलते हैं वैसा बोलता है, अनुकरण करता है। प्राइवेट स्पीच 2 से 6 साल के बच्चे के बीच होता है, मतलब वो खेल खेल में खुद से ही बातें करता है। ये प्राइवेट स्पीच को वाइगोट्स्की ने बहुत इंपॉर्टेंट माना है कि जिस बच्चे की प्राइवेट स्पीच जितनी ज़्यादा होगी वह उतना ही अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, मतलब उसकी सोच उतनी विकसित होती है। साइलेंट इनर स्पीच होती है 6 साल से ऊपर की, मतलब हम बिना होठ हिलाए भी मन में पढ़ सकते हैं, मन में बातें खुद से कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा इनके सिद्धांत को बोलता है ZPD। ZPD को भी मैंने उसमें समझा दिया, ठीक है। तो अगर विशेषता आती तो ये विशेषता है, और प्लस में उसके सिद्धांत आते तो 3 पॉइंट, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा और ZPD को एक्सप्लेन कर देना। अब इसके शैक्षिक निहितार्थ क्या आ सकते हैं कि ये जो है ZPD की बात करें अगर, तो ZPD क्या होता है, बच्चे में आत्मानुशासन बढ़ाता है। ZPD से बच्चे में आत्मबल बढ़ता है, ठीक है। जो बच्चों में सहयोगी वार्तालाप को बढ़ावा देता है, मतलब सहयोगी वार्तालाप मतलब छात्र आपस में जो बात करते हैं उससे भी अधिगम होता है। पारस्परिक शिक्षण की बात करें तो मतलब शिक्षक और छात्र के बीच में जो अधिगम होता है वो आ जाएगा, ठीक है। और भाषा के विकास के संबंध में कि भाषा का जिस मतलब ये इसकी बात करें तो 2 साल का बच्चा है तो हमें सोशल स्पीच ज़्यादा करना चाहिए, प्राइवेट स्पीच को अच्छा मतलब और अवसर देना चाहिए, साइलेंट इनर स्पीच के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो भाषा के विकास के अनुसार हमें बच्चे का पढ़ाना चाहिए, ठीक है। और ये क्या लिखा है, ECA, ये क्या लिख दिया है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है ये, मतलब हमको बच्चे को जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा पाठ्य सहगामी और पाठ्येतर क्रिया करवाएंगे उतना अधिक वो सामाजिक रूप से विकसित होगा, ठीक है। तो ये मानव अधिगम के परिप्रेक्ष्य थे। तो इसकी पहले वाली वीडियो में मैंने कार्ल रोजर्स और जीन पियाजे को समझा दिया है, और अभी मैंने ये क्या नाम है इनका, स्किनर और वाइगोट्स्की को तो मैंने दूसरी वीडियो में समझा है, स्किनर को ज़्यादा अच्छे से समझा है। तो वाइगोट्स्की के लिए दूसरी वीडियो का आप देख लेना। थैंक यू।